अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दिन पहले हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करवाया था तमाम एफ़ई के स्टूडेंट्स में। उसमें यही पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में सर्किट एनालिसिस का कोर्स समझ में आ रहा है या नहीं। तो सबके रिस्पॉन्स यही आए थे कि ऑनलाइन क्लासेस में न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा फोकस होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जो आप लोगों को क्लास में सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाना हमारा यहाँ पे मकसद होगा। अब ये पहली वीडियो है, एक तरीके से टेस्ट वीडियो है ये। इसमें ये इसलिए अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आता है तो इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हर वीक जो है आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के कवर हो रहे होंगे क्लास में, उनको यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो आज जो एक रैंडमली टॉपिक चूज़ कर लिया उन टॉपिक्स में से जो आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं। तो हमने जो आज टॉपिक चूज़ किया इस वीडियो के लिए वो है वाई सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो मेरे आपके सामने जो नोटपैड खुला हुआ है, इस पर चंद प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई, चंद पॉइंट्स लिखे हुए हैं वाई सिस्टम के। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वाई सिस्टम से रिलेटेड तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इन पॉइंट्स को पहले समझने से पहले सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई बैलेंस सिस्टम कहते किसको हैं, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम होता क्या है। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपकी सोर्स भी बैलेंस्ड हो और लोड भी बैलेंस्ड हो। अब सोर्स और लोड के बैलेंस होने से क्या मुराद है? सोर्स के बैलेंस होने से मुराद ये है कि आपको हर फेज़ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो मतलब तीनों फेजेस पे जो आपको वोल्टेजेस मिल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम हो और उनका आपस में फेज शिफ्ट 120 डिग्रीज का हो। मतलब फेज़ ए को अगर हम रेफरेंस मानते हैं तो फेज़ बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, बस 120 डिग्रीज जो है लैग कर रहा हो फेज़ ए से। और इसी तरह अगर हम फेज़ सी की बात करते हैं तो फेज़ बी और फेज़ सी का भी मैग्नीट्यूड सेम हो, बस 120 डिग्रीज का फेज़ शिफ्ट हो। तो ये होता है आपका बैलेंस सोर्स, बैलेंस वोल्टेज। अच्छा, बैलेंस लोड क्या होता है? बैलेंस लोड ऐसा लोड होता है मतलब कि हर फेज़ पे जो आपकी लोड कनेक्टेड है ना, तीनों फेजेस पे जो लोड्स कनेक्टेड हैं उन तीनों की इम्पीडेंसेस भी सेम हो और फेज़ एंगल भी सेम हो। यानी इन शॉर्ट बैलेंस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके तीनों फेजेस के वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन फेज़ डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो 120 डिग्रीज का, और जो इम्पीडेंसेस हैं वो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों में सेम होनी चाहिए। तो ये होता है आपके पास बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। अब वाई सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारी सोर्स कनेक्टेड है, सोर्स वाई कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है और लोड भी वाई कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट लिखा हुआ है इन अ बैलेंस थ्री फेज वाई सिस्टम ऑलवेज रिमेंबर दैट फेज करंट इज इक्वल्स टू लाइन करंट। अब फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है और ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले भाई देखो, फेज करंट ऐसा करंट, लाइन करंट उस करंट को बोलते हैं जो कि उस लाइन में से पास हो रहा हो जो कि आपके लोड को और सोर्स से या फेज से आपके लोड को कनेक्ट कर रही हो। तो यानी कि जो करंट इस सोर्स की वजह से इस सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो होकर आपके लोड तक जा रहा है इस लाइन के थ्रू, ये कहलाता है लाइन करंट। और फेज करंट क्या होता है? फेज करंट वो करंट होता है जो कि आपके फेज पर कनेक्टेड लोड में से फ्लो करे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइन करंट और फेज करंट बराबर है? देखें, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइन है, जिस लाइन से आपका लोड और सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ पर देखें यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं आ रही, कहीं भी किसी भी किस्म की कोई डिवीज़न नहीं आ रही। अगर यही लोड जो आपका वाई के बजाय डेल्टा में कनेक्टेड होता तो एक फेज़ यहाँ से निकल रहा होता, एक फेज़ यहाँ से निकल रहा होता। तो लाइन करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आता, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचता उसको दो मुख्तलिफ ब्रांचेस दिखती तो वो डिवाइड हो जाता। तो इस केस में लाइन करंट और फेज करंट बराबर नहीं रहता। लेकिन अभी जो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं वाई सिस्टम, तो वाई सिस्टम में क्या होता है कि लोड वाई कनेक्टेड होता है, सोर्स भी वाई कनेक्टेड होती है। तो जो लाइन करंट होता है, जो करंट लाइन से फ्लो कर रहा है वही सारा का सारा फेज से भी फ्लो करेगा। तो इसलिए इस केस में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अच्छा ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए आप ये बात ध्यान में रख लें कि फेज करंट कौन सा करंट होता है जो कि लोड से फ्लो करेगा, ठीक है, वो वाला करंट फेज करंट कराएगा। अच्छा अब नंबर 3 पर आते हैं। नंबरिंग यहाँ पे शायद गलत हुई है, इसको 3 4। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। टू फाइंड फेज करंट सिंपली डिवाइड फेज वोल्टेज बाय फेज इम्पीडेंस।
सिंपल है। अगर आपको फेज करंट निकालने को बोल रहे हैं न्यूमेरिकल में, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, जो फेज ए का वोल्टेज होगा, अच्छा काम आपने सिर्फ एक फेज़ के लिए होगा, ये बात याद रखिएगा। हम जो भी क्वांटिटीज़ निकालेंगे हम वो सिर्फ एक फेज़ के लिए निकालेंगे, बाकी दूसरे और तीसरे फेज़ के लिए हम कुछ रिलेशंस यूज़ करते हुए उनको एवेलुएट कर लेंगे। इस बारे में ज़रा आगे बात डिटेल में करेंगे। अच्छा, अब फेज़ करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से। 3 फेज़ के केस में रेजिस्टेंस जगह इंपीडेंस आ जाएगी, तो हम फेज़ वोल्टेज को इंपीडेंस से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फेज़ करंट आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, वी विल ओनली फाइंड वन फेज करंट फॉर रिमेनिंग फेज करंट्स यूज द रिलेशन। अच्छा, अब ये रिलेशन यूज होगा रिमेनिंग फेज करंट्स के लिए। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ होती है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, उसको डिस्कस करना यहाँ पे लाजमी है। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस से क्या मुराद है? देखें, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होती है, इसको हम ABC सीक्वेंस भी कहते हैं। क्या होती है ये होती है इसके अकॉर्डिंग के आपके जो वोल्टेज की पीक है ना, सबसे पहले आपके फेज़ ए के वोल्टेज की पीक आनी चाहिए। अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ को, वोल्टेज की वैल्यूज़ को मैं टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास उस ग्राफ पे फेज़ ए की पीक अगर होनी चाहिए, उसके बाद फेज़ बी की पीक अगर होनी चाहिए, और उसके बाद फेज़ सी की पीक अगर होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ABC सीक्वेंस या पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके लेवल पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ही फॉलो हो रहा होगा ज़्यादातर। अच्छा, हमने अब फेज़ ए का करंट निकाल लिया। कैसे? फेज़ ए के वोल्टेज को हमने वोल्टेज डिवाइड कर लिया फेज़ ए का फेज़ ए की इम्पीडेंस से, ठीक है। अब हमने कैसे निकालेंगे फेज़ बी का करंट? हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे IB इज इक्वल्स टू IA मल्टीप्लाई बाय 1 एंगल -120 डिग्रीज। मतलब जो IA आपने निकाला है वोल्टेज डिवाइड बाय फेज़ इम्पीडेंस, फेज़ वोल्टेज डिवाइड बाय फेज़ इम्पीडेंस, उसको आपने बस 1 एंगल -120 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली IC के लिए क्या करेंगे? IC के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, IA मल्टीप्लाई बाय 1 एंगल -240 डिग्रीज। ये निकल आएगा, ठीक है। आपके पास फेज़ करंट्स आ गए। अब फेज़ करंट्स आ गए तो फेज़ करंट और लाइन करंट इन केस ऑफ अ वाई सिस्टम सेम होते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। सिमिलरली इफ वोल्टेज ऑफ वन फेज इज नोन वी विल यूज़। अच्छा, अब अगर सिर्फ आपको एक फेज़ का वोल्टेज गिवन है, फेज़ बी और फेज़ सी के वोल्टेजेस नहीं गिवन, तो आप ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे, VBN इज इक्वल्स टू VAN एंगल -120 डिग्रीज और VCN इज इक्वल्स टू VAN एंगल -240 डिग्रीज। अच्छा, VAN क्या होगा? जो फेज़ ए का वोल्टेज होगा, ये आपको नोन होता है ज़्यादातर केसेस में, फेज़ वोल्टेज। अच्छा, अब फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या फ़र्क है ये भी देख लेते हैं ज़रा। देखें, फेज़ वोल्टेज होता है एक फेज़ और एक न्यूट्रल के दरमियान। ये जो है ना, ये स्टार पॉइंट कहलाता है एक वाई कनेक्टेड सिस्टम का। ये वाला पॉइंट होता है स्टार पॉइंट, जहाँ तीनों सोर्सेज के नेगेटिव टर्मिनल तीनों सोर्सेज के आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट कहलाता है स्टार पॉइंट। अब ये जो डायग्राम आपके सामने है अभी दिख रही है ना आपको स्क्रीन पर, ये है 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम। एक होता है 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके ये स्टार पॉइंट बन रहे होते हैं ना, सोर्स का स्टार पॉइंट और ये लोड का स्टार पॉइंट, इसको एक हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इसको न्यूट्रल कहते हैं इस वायर को। तो अगर हम इस एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो आपके पास फेज़ वोल्टेज कहलाएगा। और अगर हम अपने वोल्ट मीटर की एक प्रोब इस फेज़ पर रखें और एक प्रोब इस फेज़ पर रखें, तो जो हमारे पास वोल्टेज आएगा वो आपके पास लाइन वोल्टेज कहलाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो कि फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या फ़र्क होता है। तो ये आपको जो मैंने अभी तक रिलेशन बताया, ये था फेज़ वोल्टेज का। अब फेज़ वोल्टेज से लाइन वोल्टेज कैसे निकलेगा? ये सिर्फ VAB का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग फेज़ वोल्टेज से लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्या है ये फॉर्मूला? अच्छा, ये वाली जो टर्म है ना, ये √3 है बेसिकली। 3 रेज़ टू द पावर 1/3 ये होता है √3। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फेज़ वोल्टेज क्या है, यानी जो VAB को मतलब VAN जो सबसे पहला फेज़ का वोल्टेज है। बेसिकली हम फेज़ ए को रेफरेंस मानकर चलते हैं, तो हम फेज़ ए को वोल्टेज को मल्टीप्लाई करवा देंगे √3 से, और वो जो आंसर आएगा उसको हम 1 एंगल 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये बात आपको न्यूमेरिकल में भी इंशाल्लाह भी क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको क्लास में शायद करवाया था। अब इस न्यूमेरिकल में आपको ये फिगर दी हुई है और जो है इसमें आपसे लाइन करंट पूछा जा रहा है। अच्छा, माज़रत ज़रा ये पिक्चर जो है ना पूरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है फ़िलहाल, लेकिन आप लोगों के पास ये स्लाइड ऑलरेडी मौजूद होगी, तो आप लोगों को मसला नहीं होगा।
अब ये लाइन करंट हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि आप देखें भाई फेज़ वोल्टेज कहाँ पर। अब अच्छा आप देखें आपको गिवन क्या क्या है। आपको इस फिगर में आपको तीनों फेज़ वोल्टेजेस गिवन है, 110 एंगल 0 डिग्री, 110 एंगल -120 डिग्री और ये 110 एंगल -240 डिग्रीज़ है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा साइड का, इसके लिए माजरत। अच्छा अब सबसे पहले देखें इस आपको फेज़ इम्पिडेंस हो सकता है कभी डायरेक्ट गिवन हो सकता है कभी डायरेक्ट ना गिवन हो, आपको निकालनी पड़े। इस केस में आपको फेज़ इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फेज़ इम्पिडेंस कैसे कैलकुलेट होगी, ये लाइन इम्पिडेंस और ये लोड इम्पिडेंस को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सीरीज़ में। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 - j2 और 10 + 8j, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ गई फेज़ इम्पिडेंस। इसको हम कैलकुलेटर से फेज़र फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी के लिए। अच्छा अब फेज़ वोल्टेज कौन सा, अब हम ए को लेकर चलेंगे, फेज़ ए को लेकर चलते हैं हमेशा क्योंकि फेज़ ए को हम रेफरेंस मानते हैं। अब फेज़ ए का वोल्टेज क्या है, 110 एंगल 0 डिग्री वोल्ट। तो हमने यहाँ पर फेज़ ए का वोल्टेज पुट कर दिया, यहाँ हमने फेज़ इम्पिडेंस पुट कर दी, दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा अब हमसे पूछा हुआ है कि हमें तीनों लाइन करंट्स मालूम करने हैं। अब याद रहे हम वाई सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर होंगे। तो हमें बेसिकली बस अभी हमने एक कैलकुलेट कर लिया, हमें 2 और कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब एक फेज़ करंट कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे के लिए और तीसरे के लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे, जो कि इन्होंने भी यहाँ पर किया हुआ है। IB = IA एंगल -120 डिग्रीज। अब हम क्या करेंगे, जो IA का आंसर आया यानी ये पूरा, ये मैग्नीट्यूड भी और ये एंगल भी, इस पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंगल -120 डिग्रीज से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा IB का फेज़ करंट। देन सिमिलरली फॉर IC हम क्या करेंगे, IA मल्टीप्लाई 1 एंगल -240 डिग्रीज। तो उससे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें फेज़ C का लाइन करंट या फेज़ करंट। तो इस तरह हमारे पास तीनों लाइन करंट्स आ जाएंगे। अब इसमें हमसे पूछा हुआ तो नहीं है वैसे कि फेज़ वोल्टेजेस से लाइन वोल्टेजेस निकालें, लेकिन अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इन फेज़ वोल्टेजेस से हम लाइन वोल्टेजेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको घर पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना। √3 एज इट इज़ रहेगा, VP की जगह अगर हम VAB निकाल रहे हैं ना तो √3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। VP की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 एंगल 0 डिग्री और इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एंगल 30 से। तो हमारे पास ये लाइन वोल्टेज आ जाएगा A और B के अक्रॉस। तो यहाँ पर अपनी पहली वीडियो का इख्तिताम करते हैं। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आप लोग को कैसी लगी है पहली वीडियो और क्या आप लोग चाहेंगे कि हम फ्यूचर में भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या नहीं। जज़ाकल्लाह।